तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। जी हाँ, जैसा कि हमारा एक कोर्स चल रहा था, एक सीरीज चल रहा था आपका इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी समय से आपके लिए एक लेक्चर नहीं आया है, तो इसीलिए आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले इंडियन हिस्ट्री को। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले आपके रेगुलर हर अगले दिन रोज आपको 1 से 2 वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो आज से बेसिकली मेरी ये पहल है कि आप सभी को लगातार वीडियोस प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका मौर्यकालीन स्त्रोतों की चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में, तो वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मौर्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यकाल के आज हम लोग शासक डिस्कस करेंगे, बेसिकली कौन कौन से वो शासक रहे हैं जिन्होंने मौर्यकाल में राज किया है, और मौर्यकाल की शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ पे इसका अंत होता है, किस प्रकार से मौर्यकाल का पतन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2 से 3 लेक्चर आपके आएंगे मौर्यकाल के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। सबसे पहले देखेंगे कि मौर्यकालीन शासक कौन कौन से रहे, और एक चीज देखेंगे कि मौर्यकाल का कालखंड जो रहा आपका 323 से आपका 185 बीसी तक। याद रखेंगे 323 बीसी से 185 बीसी तक। इसके बाद देखेंगे अगर शासकों की बात करें तो मौर्यकाल में आपको 6 शासक पढ़ने, बेसिकली मोस्टली आपको 6 शासक दिमाग में रखने। पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, और लास्ट है आपके वृहदर्थ, आपके अंतिम शासक। तो 6 शासक के बारे में हम कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या इनकी विशेषताएं रही है और किन किन कारणों से इन्हें जाना जाता है इतिहास में। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक है जिनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सारी चीजें भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में भी देखा था कि जो आपका मगध साम्राज्य है, तो मगध साम्राज्य का आपका जो आखिरी वंश था आपका क्या कौन सा वंश था, आपका नंद वंश था। तो नंद वंश के जो आपके अंतिम शासक थे घनानंद, तो घनानंद को कौन हराते हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य आपको घनानंद को हराकर आपका जो मौर्य शासन है उसके क्या बोलते हैं, मौर्य काल का आपका स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो मौर्य काल है उसके संस्थापक कौन होंगे आपके, तो ये होंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। यहाँ से एक चीज क्लियर होगी। और यहाँ पे अगर इनके वंशवृक्ष की बात करें किस प्रकार से आगे जो वंश यहाँ पे बढ़ता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके आते हैं बिंदुसार, उसके बाद आपके अशोक, फिर कुणाल, दशरथ और वृहदर्थ। एक चीज याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे कौन, आपके बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन, आपके अशोक। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अशोक को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें अशोक। अशोक के ऊपर एक सेपरेट यहाँ पे लेक्चर में लेके आऊंगा, बहुत लंबा हो सकता है होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली प्रश्न आपके अशोक से पूछ जाते हैं। इसके बाद हम जैसे कि हम लोग बताएं कि लास्ट शासक आपके कौन हुए, तो आपके वृहदर्थ हुए। तो ये आपका हो गया कि शासक किस प्रकार से रहे आपके मौर्य काल में, इनकी चर्चा होगी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रम से एक शासक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में सबसे पहला शासक आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासन काल की बात करें, आपका 323 से 298 बीसी तक शासन किए कौन, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद। तो घनानंद को कौटिल्य की सहायता से हराते हैं। अच्छा, कौटिल्य का नाम आया तो आपको एक चीज याद होना कि कौटिल्य का आपका अन्य नाम है क्या आपका, तो विष्णुगुप्त। ये चीज आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो किसकी मदद से हराया आपके, तो कौटिल्य की मदद से, याद रखेंगे इस चीज को। और जो कौटिल्य थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या फिर आपके राजनीतिक सलाहकार भी थे। तो ये चीज याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो कौटिल्य या फिर जिसे बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं, ये आपके चंद्रगुप्त के क्या थे, याद रखेंगे ये प्रधानमंत्री या फिर राजनीतिक सलाहकार के पद पर थे। इसके बाद देखेंगे कि क्या वो कारण थे कि घनानंद आपके चंद्रगुप्त मौर्य से परास्त हो गए। तो चूंकि एक चीज आप याद रखेंगे कि जो घनानंद थे उसके पास यहाँ पे सबसे बोल सकते हैं कि मजबूत सेना थी। जो आपका मगध साम्राज्य में जो नंद वंश में घनानंद के पास सबसे मजबूत सेना थी ऐसी माना जाता था। फिर भी क्या कारण थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें परास्त कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो कारण आपका कौटिल्य है, और दूसरा कारण यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त के पास आपके सबसे विशाल सेना थी। यहाँ पे देखेंगे दोनों में डिफरेंस यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास आपकी सबसे विशाल सेना है, और घनानंद की बात करें तो इसके पास आपकी सबसे मजबूत सेना है। तो दोनों में यहाँ पे आप डिफरेंस रखेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग चीजें बताया। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना की बात करें तो 7 प्रकार की सेना थी। 7 प्रकार की सेना मुख्यतः आपका बोल सकते हैं आपका पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, घोड़ा सेना, लगभग हर प्रकार की सेना का यहाँ पे सामंजस्य था। यहाँ पे कुल 7 प्रकार की सेना थी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो यही वो कारण थे कि ये घनानंद को हरा पाने में सफल होते हैं कि चूंकि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, और प्लस पॉइंट था आपका कौटिल्य।
कौटिल्य की मदद के बिना यहाँ पे उसको हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि जो आपका घनानंद था उसके पास सबसे मजबूत सेना थी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से यहाँ पर चंद्रगुप्त ने आपका घनानंद को हराया। इसके बाद देखेंगे कि चंद्रगुप्त के अन्य नाम से कई प्रश्न पूछते हैं। तो चंद्रगुप्त को आपको दो अन्य नामों से और जाना जाता था, जैसे पहला आपका सेंड्रोकोटस, दूसरा आपका एंड्रोकोटस। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, सेंड्रोकोटस और दूसरा आपका एंड्रोकोटस। इसके बाद देखेंगे कौन से धर्म से बिलोंग करता था। तो बेसिकली आपका यहाँ पे देखेंगे अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? तो आपका जैन धर्म का। याद रखेंगे धर्म से काफी प्रश्न बनते हैं और यहाँ ये धर्म इंपॉर्टेंट इसलिए आता है कि यहाँ पे जैसे शासक चेंज होते जाएंगे आपके धर्म चेंज होते जाएंगे। आगे हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे, चाहे अशोक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपके लगातार धर्मांतरण होते हैं, लगातार धर्म में परिवर्तन होते हैं। तो क्या वो कारण थे? तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि धर्म से रिलेटेड काफी प्रश्न बनते हैं। इस शासक का धर्म क्या था, नेक्स्ट शासक का धर्म क्या था, तो आप एक सीक्वेंस में धर्म को भी याद रखते चलेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें कौन से धर्म का आपका अनुयायी थे? तो जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोगों ने दो शाखा पढ़े थे, एक आपका श्वेतांबर शाखा और दूसरा आपका दिगंबर शाखा। तो ये बेसिकली आपके दिगंबर शाखा के अनुयायी थे। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। तीसरा चीज आप याद रखेंगे इसके दरबार में कौन आया। तो जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं हम लोग उन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, रेलवे हो, पुलिस हो, तो उन सब में जितने भी जो आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके मेंस के दृष्टिकोण से हो, तो जितने भी फैक्ट है खासकर उन फैक्ट को यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दरबार में देखेंगे यहाँ से प्रश्न बनता है कि इस शासक के दरबार में कौन आया। तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आता है मेगास्थनीज आता है। कौन? आपका मेगास्थनीज आता है। अब मेगास्थनीज है कौन और ये आया कहाँ से? तो ये आप याद रखेंगे जो मेगास्थनीज है उसको यूनान के राजा आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये है कहाँ? आपका यूनान का है और इसे भेजा किसने था? तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर ने। ये था कौन? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि पहले इसके दरबार में आया कौन? आपका मेगास्थनीज आया। ये आया कहाँ से? यूनान से आया। भेजा किन्होंने? तो आपका सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था आपका मेगास्थनीज। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसके बाद आप याद रखेंगे एक युद्ध होता है आगे चल के। कौन सा युद्ध होता है? आपका सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और इस जीत के साथ ही एक संधि होती है, जिस संधि को बोला गया आपके इतिहास में पेनेवास की संधि। और इस पेनेवास की संधि के तहत ही क्या होता है, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री आपकी हेलेना रहती है उसका विवाह हो जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये आप सीक्वेंसली इन चीजों को याद रखेंगे। पहला यहाँ पे आता कौन है? आपका मेगास्थनीज। भेजता कौन है उसको? सेल्यूकस निकेटर। आगे चल के सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किससे होता है? आपको चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसमें जीत होती है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब यहाँ पे जीता है मतलब कुछ न कुछ तो उसे चाहिए। तो याद रखेंगे वो जीतने के पश्चात वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि होती है, जिसे इतिहास में बोला गया आपका पेनेवास की संधि। अब इस पेनेवास की संधि में पहला चीज तो है कि पेनेवास की संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के हेलेना से किसका विवाह होता है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। और यहाँ पे दूसरा चीज जो याद रखने लायक चीज ये है कि यहाँ पे जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे, ये याद रखेंगे। और दूसरा चीज दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य किसे दे दिए थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखेंगे कि उपहार के स्वरूप में 500 हाथी किन्होंने दिया? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। और वहीं दहेज के रूप में 4 राज्य दे दिए, किन्होंने? निकेटर ने दे दिए। किन्हें? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब उन 4 राज्यों के नाम भी आप याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका हेरात, दूसरा आपका कंधार, तीसरा है आपका मकरान क्षेत्र, चौथा आपका काबुल। तो ये चारों क्षेत्र आप याद रखेंगे। पहला आपका हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद देखेंगे इसकी मृत्यु से रिलेटेड काफी प्रश्न बनते हैं। तो जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी मृत्यु बेसिकली आपके संलेखना विधि से होती है। कौन सी विधि से? तो संलेखना विधि। संलेखना विधि को ये हम लोग क्या बोलते हैं? समाधि मरण भी बोलते हैं। एक प्रकार की विधि है जिसमें आपके ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ पे अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। तो ये आपके कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? पहला चीज हमको पता है कौन से धर्म के? जैन धर्म से। तो ये आपका जो संलेखना विधि है ये हमने जैन धर्म में पढ़ा है। जैन धर्म में कौन सी शाखा से है? दिगंबर शाखा। और दिगंबर शाखा के यहाँ पे आचार्य कौन हुए? ये भी हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा। दिगंबर शाखा के आपके आचार्य हुए हैं
भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने आपका संलेखना विधि या फिर संथारा विधि से आपका क्या है समाधि मरण कर लिया और अन्न जल का त्याग कर देते हैं। कहाँ पे याद रखें कि श्रवणबेलगोला जो कि है आपका कर्नाटक में। आप डेट भी याद रख सकते हैं 298 BC में। तो यहाँ तक याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसी किस विधि से हुई है आपका संलेखना विधि से। कहाँ हुई है आपके तो श्रवणबेलगोला, यह कहाँ है आपका कर्नाटक में 298 BC में। किसके कहने पर इन्होंने इस विधि का यहाँ पे बोल सकते आचरण किया तो वो आपके कौन तो भद्रबाहु के कहने पर। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे इनके मृत्यु के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पहला शासक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दूसरे शासक के ऊपर ये थे आपके बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आपका रहा 330 से 298 BC। तो यहीं पे 298 BC से आपका कंटिन्यू करेंगे कौन आपके बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो आपका कार्यकाल रहा है 298 BC से 272 BC तक रहा है। एक कालखंड आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार की बात करें तो इसके दो अन्य नामों से 2-3 अन्य नाम के बिंदुसार के। उसमें सबसे पहला आपका अमित्रोचेटस, अमित्रघात और आपका शीर्षसेन। तो पूछा जाता है कि बिंदुसार को और अन्य किन नामों से आपका जाना जाता था, तो उनमें आपका अमित्रोचेटस, अमित्रघात और शीर्षसेन। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हुई। जो आपका बिंदुसार है उसके माना जाता है कि 101 पुत्र थे। कितने पुत्र आपके 101 पुत्र। उन 101 पुत्र में एक था आपका कौन तो अशोक, बहुत प्रतापी सम्राट होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार देन आपका अशोक। तो बिंदुसार के 101 पुत्रों में एक पुत्र आपका कौन था अशोक। तो अशोक प्लस इसके 100 पुत्र थे। अब अशोक यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जिस समय आपका बिंदुसार राजा हुआ करता था तो उस समय उन्होंने अशोक को उपराजा बनाया था। तो कहाँ कहाँ का उपराजा बनाया था ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये आप याद रखेंगे कि उन्होंने उज्जैन व तक्षशिला दो जगह को उपराजा बनाया था। किसे तो अशोक को। तो कौन से दो जगह एक बार रिपीट करते हैं, उज्जैन हो गया और दूसरा है आपका तक्षशिला। तो यहाँ तक कि दोनों चीजें याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे धर्म की बात करें तो यहाँ पे ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन वही हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार आपके आजीवक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। अब आजीवक संप्रदाय हम लोगों ने पढ़ा है कि नास्तिक संप्रदाय है। जब जैन और बौद्ध संप्रदाय के उदय होता है उसी समय एक और संप्रदाय का उदय होता है जो आपका कहलाता है आपका आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के आपके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं आपके मकलीपुत्र गोसाल। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। हो जाए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। संस्थापक होते हैं मकलीपुत्र गोसाल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि जो धर्म से बात कर रहा हूँ कि आजीवक संप्रदाय तो इन्होंने अपना लिया, लेकिन आजीवक संप्रदाय अपनाने वाला जो एकमात्र शासक कौन थे तो वो थे आपके बिंदुसार। कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये एकमात्र शासक है भारत का जिन्होंने आजीवक संप्रदाय अपनाया। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि इनके दरबार में एक ज्योतिषी थे। एक ज्योतिष थे, कौन थे पिंगल वत्स। इनका नाम याद रखेंगे। पिंगल वत्स किनके दरबार में थे तो आपके बिंदुसार के दरबार में। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी या फिर इन्होंने कहा था कि अशोक एक महान शासक बनेगा। क्या बोला था, अशोक एक महान शासक बनेगा, जो कि आगे चल के ये बात सच भी होती है और अशोक वाकई में एक बहुत महान सम्राट एक महान शासक बनता है। आगे जो नेक्स्ट लेसन आएगा हम लोग उसमें अशोक को डिटेल में पढ़ेंगे। काफी अच्छा और एक सिंक्रोनाइज यहाँ पे लेसन रहने वाला आप सभी के लिए। तो ये चीज आ जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन था आपका पिंगल वत्स। और पिंगल वत्स है कौन आपका एक ज्योतिषी है और ये क्या भविष्यवाणी करता है कि ये बोलता है कि अशोक एक आगे चल के बहुत महान शासक बनेगा, जो कि इसकी भविष्यवाणी आगे चल के सही भी होती है। तो ये चीज याद रखेंगे पिंगल वत्स। इसके बाद याद रखेंगे कि इस समय जो शिक्षा का केंद्र था आपको मौर्यकालीन शिक्षा केंद्र था वो था आपका तक्षशिला। ये भी एग्जाम में 2-3 बार आपके प्रश्न पूछे गए कि मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र कौन सा था, तो ये था आपका तक्षशिला। ये आप याद होगी। और एक चीज आप याद रखेंगे बिंदुसार से कि सीरिया के शासक आपका एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। जब यहाँ पे बिंदुसार जब शासक थे तो उस समय एक सीरिया के शासक थे आपके एंटियोकस प्रथम। इन्होंने एक राजदूत नियुक्त किया था, तो वो राजदूत का नाम क्या था आपका डायमेकस। ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में जिस जिस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं वो सारे पे यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश किया गया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके दरबार में कौन आए थे आपके मेगस्थनीस थे। ये कहाँ से थे आपके यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो वहीं हम लोग बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के दरबार में आपके कौन आते हैं आपके डायमेकस आते हैं। डायमेकस है कौन तो सीरिया के शासक आपके एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे। तो ये आपके राजदूत से काफी प्रश्न बनते हैं।
अन्य नाम आप याद रखेंगे कि दोनों के अन्य नाम क्या क्या थे, जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। बिंदुसार के अन्य नाम बताया हम लोगों ने, अमितोचेटस, अमितोगाथ, सीएसएम। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म याद रखेंगे कि ये कौन से धर्म से, तो ये सारी चीजों को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इनकी मृत्यु से रिलेटेड काफी प्रश्न बनते हैं, कौन सी विधि से है। ये चारों आप राज्य याद रखेंगे, हेरात, कंधार, मकरान और एक काबुल। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेसन बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो दोस्तों एक चीज आप और याद रखेंगे कि बिंदुसार की अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो ये होता है आपका 273 BC में, और 273 BC में मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है वो थे आपके कौन, तो अशोक थे। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेसन रहने वाले, क्योंकि अशोक से आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, काफी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। और आप हमें बेसिकली यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगे, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर किस सब्जेक्ट में, किस मैटर में से रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो हम लोग उसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। और खासकर यहाँ पे आपके लिए मेन से रिलेटेड यहाँ पे पंकज सर के द्वारा लगातार वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको लगातार एक के बाद एक आपके लेक्चर लेसन यहाँ पे अपलोड किया जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।